गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद लेखन किस तरह लिखते हैं। अनुच्छेद लेखन क्या है? किसी भाव या विचार को अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से संजोकर प्रभावमयी भाषा शैली में अभिव्यक्त करना ही अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद का मूल्यांकन 3 आधार पर किया जाता है। इन 3 आधार पर अगर आप लिखोगे अनुच्छेद तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक आपको मिलेंगे। जो 3 आधार है वो पहला है विषय वस्तु, जो कि 3 अंक का होता है, और उसके बाद प्रस्तुति, किस प्रकार आप अनुच्छेद लेखन को प्रस्तुत करोगे, उस पर 1 अंक, और आपकी भाषा कैसा है उस पर आपको 1 अंक मिलेगा। और अनुच्छेद लेखन को लिखने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये किस तरह से लिखना चाहिए और इसकी लेखन कैसा होना चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका अनुच्छेद लेखन अच्छा होगा। कौन सी बातों को ध्यान रखना आवश्यक है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना चाहिए। उसके बाद भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। उसके बाद एक ही बात को बार बार ना दोहराए, क्योंकि एक ही बात को अगर आप बार बार दोहराएंगे से क्या होगा, आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। 5वां देखो, अनावश्यक विस्तार से आपको बचना होगा, लेकिन जो विषय है उससे आप ना हटे। आपको भले ही संक्षेप में अपना अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने विषय से भटक ना जाए। उसके बाद शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने में की ओर ध्यान दे पाएंगे। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। विषय से संबंधित अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक बनेगा। अंत में अनुच्छेद के निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए। ये थे आपको अनुच्छेद की लिखने के लिए इन बातों का आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको एक अनुच्छेद बताता हूं, जैसे मेरा प्रिय खेल। मेरा प्रिय खेल, ध्यान से सुनेगा। मेरी माँ कहती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। शरीर तभी स्वस्थ रहता है
जब हम व्यायाम करते हैं। व्यायाम का सबसे आसान साधन कौन सा है? खेल है। हमारा तन व मन दोनों स्वस्थ रहता है। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। ये भारत का एक लोकप्रिय खेल है। इस खेल में 2 टीमें होती हैं। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। बल्लेबाजी करने वाली टीम के 2 खिलाड़ी मैदान में होते हैं। बॉलिंग करने वाले टीम के सभी 11 खिलाड़ी मैदान में होते हैं। मुझे ये खेल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये खेल अत्यंत रोमांचक होता है। मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। मुझे बल्लेबाजी करना अच्छा लगता है। ये हो गया आपका मेरा प्रिय खेल का अनुच्छेद। एक और मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अभ्यास का महत्व। अभ्यास का महत्व। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो किसी भी कठिन कार्यों को किया जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि मंद बुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। कहा भी गया है कि परिश्रम ही सफलता का कुंजी है। मैं आपको और एक बताता हूं, आपका है वन और पर्यावरण का संबंध। आपको इनमें संकेत बिंदु देना है। उसके बाद लिखना है वन प्रदूषण निवारण में सहायक। ठीक उसके नीचे लिखो वनों की उपयोगिता। उसके बाद वन संरक्षण की आवश्यकता। उसके बाद लिखो नीचे वन संरक्षण के उपाय। अब आपको इन्हीं के आधार पर लिखना है। वन और पर्यावरण का बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के 33% भाग में आवश्यक हरा भरा होना चाहिए। वन जीवनदायक है। ये वर्षा कराने में सहायक होते हैं।
धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। वनों से भूमि का कटाव रोका जा सकता है। वनों से रेगिस्तान का फैलाव रुकता है। सूखा कम पड़ता है। इससे ध्वनि प्रदूषण की भयंकर समस्या से भी नियंत्रण पाया जा सकता है। वन ही नदियों, झरनों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के भंडार है। वनों से हमें लकड़ी, फल, फूल, खाद्य पदार्थ, गोंद तथा अन्य सामान प्राप्त होता है। आज भारत में केवल 23% वन बचे हैं। इसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और अपना योगदान देना होगा। अपने घर, मोहल्ले, नगर में अत्यधिक संख्या में वृक्षारोपण को बढ़ाकर इसको एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना होगा। तभी हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख पाएंगे। एक और लिख सकते हो आप लोग, मोबाइल फोन सुखद व दुखद भी। संकेत बिंदु पर ध्यान दो। विज्ञान की अद्भुत खोज। दूसरा, फोनों की बदलती दुनिया में। तीसरा, संचार क्षेत्र में क्रांति। चौथा, सस्ता और सुलभ साधन। पांचवा, लाभ और हानियां। अब आप लिखेंगे, विज्ञान ने मानव जीवन को विविध रूपों में प्रभावित किया है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां विज्ञान ने हस्तक्षेप ना किया हो। समय समय पर हुए आश्चर्यजनक आविष्कारों ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। विज्ञान की इन्हीं अद्भुत खोजों में एक है मोबाइल फोन, जिससे मनुष्य इतना प्रभावित हुआ कि हर किशोर ही नहीं, हर आयु वर्ग के लोग इसका प्रयोग करते देखे जा सकते हैं। मोबाइल फोन इतना उपयोगी और सुविधापूर्ण साधन है कि हर व्यक्ति इसे अपने पास रखना चाहता है। आज मोबाइल फोन पर बातें करने के अलावा फोटो खींचना, गणनाएं करना, फाइलें सुरक्षित रखना जैसे बहुत से काम किए जा सकते हैं, क्योंकि ये जेब का कंप्यूटर बन गया है। लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। असमय फोन करके दूसरों को परेशान करना, अवांछित फोटो खींचना जैसे कार्य करके इसका दुरुपयोग करते हैं। इसके कारण छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। इसका आवश्यकता अनुरूप
ही प्रयोग करना चाहिए। ये हो गया हमारा मोबाइल फ़ोन पर सुखद और दुखद जो मैंने दिया है। इसी तरह आप लोग संकेत बिंदु आदि पर ध्यान देकर अगर अनुच्छेद लेखन को ध्यान से लिखोगे आपको पूरा अंक मिलेगा। धन्यवाद।